तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक पे, उस टॉपिक से जिसका नाम सुनते ही सब लोगों को लगता है कि ये तो गैम्बल है, ये तो जुआ है। और जब किसी से आप सुनते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में करता है, स्टॉक मार्केट करता है, ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टिंग करता है, तो हर कोई यही सोच रहा होता है। या फिर इवन कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि अबे ये तो जुआ है, ये तो मतलब यहाँ पे पैसे बनते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसा लूज़ ही होता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो एक इसी मिथ को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो इन लेमैन लैंग्वेज स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स सेल और बाई करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाई कर रहे होते हैं। तो ये इक्वली चलते रहता है और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक दिन चलता है, वो चलते रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा हो गया स्टॉक मार्केट का। वैसे डेप्थ में काफ़ी कुछ है बट एक इन जनरल बता दें। ठीक है, उसके बाद से आ गया स्टॉक मार्केट हो गया। फिर आ गया कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। तो बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पुरानी है। 1875 में वो स्टार्ट हुई थी, 1875 में। ठीक है, बीएससी स्टार्ट हुई थी 1875 में। तो इसका जो बेंचमार्क है, जो इंडेक्स है, उसको बीएससी आई मीन सेंसेक्स 30 कहा जाता है, जिसमें इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड हैं। ताकि एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाए कि बेंचमार्क क्या है, ताकि उसको मेजर किया जाए कि कितना रिटर्न आया। ताकि बेसिकली इस रीज़न से किया गया ताकि अगर किसी का हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी स्टॉक का या फिर फंड का, तो उसके कंपैरिजन में कुछ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बीएससी जो सेंसेक्स 30 है वो एक स्टैंडर्ड है इन लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो गया। अब जैसे बीएससी का इंडेक्स है वैसे ही एनएससी का भी इंडेक्स है, निफ्टी 50। तो उसमें क्या है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज लिस्टेड हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है एज पर मार्केट कैप। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का हो गया, ये बीएससी का हो गया। तो बीएससी में बेसिकली 1875 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो एक इंडेक्स है वो सेंसेक्स 30 है। बीएससी पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नंबर तो मतलब चेंज होते रहता है, 5200 कंपनीज लिस्टेड थी। ठीक है, एनएससी पे क्या है कि एनएससी पे निफ्टी 50 है बट ये 1992 में स्टार्ट हुई। ठीक है, वो 100 से स्टार्ट हुई 1992 में, आज 26,000 तक पहुंच गई है। तो पिछले ऑलमोस्ट 32-33 साल में 100 रुपये अगर आपने एनएससी पे इन्वेस्ट किए होते, निफ्टी 50 में डाले होते, तो आपको 26,000 बन गए होते। तो ये हो गई। फिर आता है, आपने सुना होगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो बेसिकली लार्ज कैप वो होते हैं स्टॉक, इनको एक कैटेगराइज किया गया है कि जैसे लार्ज कैप है तो इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। बेसिकली इनका रहता है कि मतलब 20,000 करोड़ के एबव है तो इनका लार्ज कैप है। बट उसमें भी कैटेगराइज किया जाता है कि मतलब रिलायंस का जैसे 19 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है तो वो टॉप पे है, नंबर 1 पे हो गया। फिर उसके बाद से भारतीय एयरटेल है, एच डी एफ सी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ऐसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ऐसे एक लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट आता है मिड कैप का। तो मिड कैप में क्या है कि जो 250 के नीचे कंपनीज हैं, 250 से स्टार्ट होकर 250 से 500 तक, वो सारी मिड कैप में आती हैं। फिर आता है स्मॉल कैप, तो 500 से लेके इन्फिनिटी तक वो सारे स्मॉल कैप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मिड कैप में और लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या है और इनमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस जगह पर रहती है? ठीक है, तो सपोज़ आपका जो माइंडसेट है, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉडरेट है। आप नहीं चाहते कि मतलब आपको वॉलिटिलिटी पसंद नहीं है। वॉलिटिलिटी इन द सेंस कि वॉलिटिलिटी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी सपोज आपने किसी भी स्टॉक में डाला, इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पे ऊपर नीचे मतलब 10% ऊपर जा रहा है, कभी 10% नीचे जा रहा है, ऐसा आपको पसंद नहीं है। आपको है कि मतलब कम वॉलिटिलिटी हो, उससे क्या होगा कि आपका हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगा। तो इस रीज़न से जो रिस्क एपेटाइट जिनका मॉडरेट रहता है, लो रहता है, वो लोग प्रेफर करते हैं लार्ज कैप में जाना। ठीक है, लार्ज कैप में बेसिकली 12 से 14% तक का रिटर्न यूजुअली देखा जाता है। लार्ज कैप में क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंपनीज़ हैं, जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं, मतलब जो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं, वो सारी लार्ज कैप में आ गई। जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये वेल सेटल्ड हैं, वेल डेवलप्ड हैं, तो ये लार्ज कैप में होंगे। फिर आता है मिड कैप। मिड कैप में क्या है कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू लार्ज कैप, और रिटर्न भी बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस रीज़न से ये मिड कैप में, और मिड कैप में वैसी कंपनी है जो ग्रोथ ड्रिवन है, जिनका फ्यूचर अच्छा है, जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो ओवर द मतलब। ठीक है, तो इनका क्या है कि इनके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप बन सकती हैं, तो इस रीज़न से मिड कैप ये हो गया। फिर आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हो गया कि जो नई नई कंपनीज स्टार्ट हुई हैं या फिर जिनका जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है, वो अपने मतलब उनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा स्मॉल साइज़ है, तो इस रीज़न से। और बट उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल होता है कि मतलब वो मिड कैप या फिर लार्ज कैप तक बन सकती हैं। तो जो यूजुअली जो रिस्क
टेकर्स होते हैं या रिस्क एपेटाइट जिनकी हाई होती है वो स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं। और इन सब में एक चीज़ कॉमन रहनी चाहिए इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से कि वो डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जब भी उसको लगे कि मतलब मेरा पैसा फंस गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा ना करे कि उसको अगर सपोज़ 8-10% नीचे आ गया, 15% नीचे आ गया तो उसको मतलब नींद ना आए या फिर एक तरीके का क्योस में जिए, वैसा ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और डाइवर्सिफिकेशन का जो मेन लॉजिक है, रीज़न है, वो ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो। मतलब लार्ज कैप मिड कैप के अकॉर्डिंग ही नहीं, बल्कि स्टॉक्स, सेक्टर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उस वो भी फुलफिल हो, तब एक जाके अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है। तो बेसिकली इन सब के पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ने पिछले 35 साल में, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, पिछले 35 साल में ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दिया है। और 12% का रिटर्न बहुत होता है। वॉरेन बफे ने भी 12% का रिटर्न मतलब शुरू से लेके अब तक बनाया है, एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो अगर 12% का आप बनाते हैं तो ऑलमोस्ट 7.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, पैसा लूज़ होने का सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, और दूसरी चीज़, लोग कहीं पे भी पैसा डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल विदाउट नोइंग कंपनी क्या करती है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, ग्रोथ क्या है। तो अगर आप ऐसी जगह पैसे डालोगे तो पैसा आपका लूज़ होगा। और एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देना। तो फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट है, मतलब थे, वो एक्चुअली वरुण बेवरेजेस में काफ़ी अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ऑलमोस्ट 1 CR सिर्फ वरुण बेवरेजेस में डाला, जबकि उनका पोर्टफोलियो 1.7 CR के आसपास था। ठीक है, तो उनका कहना था कि वरुण बेवरेजेस का फ्यूचर अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, फ्यूचर तो अच्छा है, बट इतना ज़्यादा एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको एलोकेट नहीं करना चाहिए कंपेयर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कंपनीज कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी अगर एक चीज़ नेगेटिव आ गई तो फिर शेयर कहाँ तक गिरेगा कोई नहीं जानता है, और शेयर गिरने के बाद से वो कितने टाइम तक एक साइडवेज जोन में फंस जाएगा वो भी किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट नहीं, आप गधे हैं, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे इतना सर्टेन नहीं हो सकते। सर्टेन गारंटी चीज़ मार्केट में है ही नहीं। मार्केट में मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक स्टॉक पे पूरी अपनी वेल्थ लगा दी है, ये स्काई रॉकेट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप स्काई रॉकेट तो नहीं होगा, वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीपल स्टॉक्स में किया जाता है डाइवर्सिफाई करने के लिए। और कुछ लोग जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि इंडेक्स फंड, जो निफ्टी 50 है, ऑटो वीज़ है, PSU बैंक्स हैं, मतलब बैंक वीज़ है, तो इन सब पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो यू कैन पिंग मी, you can comment on this video. Thank you.